यह सच है कि लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने झूठा प्रचार किया कि भाजपा संविधान और आरक्षण को खत्म कर देगी। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष का झूठ भी चुनाव में चल गया और भाजपा इस सच को भी नहीं चला पाई कि संविधान और आरक्षण खत्म करने का उसका कोई इरादा दूर दूर तक नहीं है। कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी भाजपा के सिस्टम में कि उसके सच पर भी लोग विश्वास नहीं कर पाए। हकीकत तो यह है कि सच को ठीक तरह से लोगों के सामने रखने का काम स्थानीय स्तर के नेताओं और प्रत्याशियों की तरफ से किया ही नहीं गया। विपक्ष के इस तरह के झूठ का पर्दाफाश जिस आरएसएस की तरफ से काफी हद तक आसानी से किया जा सकता था, वो संघ और उसके कार्यकर्ता भी मौन रहे। कहीं ना कहीं भाजपा नेताओं की कार्यशैली को लेकर उनमें भी उदासीनता थी, जो बड़े बड़े पदाधिकारियों के बयानों से स्पष्ट भी हो रही है। ज्यादातर प्रत्याशी सिर्फ नरेंद्र मोदी के भरोसे रहे और इसका परिणाम लोकसभा चुनाव के ऐसे नतीजे के रूप में सामने आया जिन्हें सामने रखकर हारा हुआ विपक्ष भी हावी होने की कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए और रोचक एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, इस सच है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और उनकी सरकार ने काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन यह भी सच है कि हारा हुआ विपक्ष सत्ता से दूर रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी की नैतिक हार के नारे बुलंद कर रहा है। विपक्ष को यह मौका इस बात से मिला है कि भाजपा अपने खुद के बूते बहुमत का आंकड़ा नहीं जुटा पाई। हालांकि यह चुनाव इंडिया और एनडीए के बीच था, जिसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। लेकिन सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि आखिर 2019 में 303 सीट जीतने वाली भाजपा इस बार 240 पर ही कैसे सिमट गई। यूपी में अखिलेश यादव की रणनीति ने भाजपा को झटका दिया है। इस तरह का प्रचार इन दिनों खूब हो रहा है और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। लेकिन इससे जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता मायावती से खिसक कर अखिलेश यादव की तरफ आकर्षित क्यों हुआ। दलित मतदाता लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड कैसे भूल गया, जिसमें सपा के लोगों ने मायावती की जान लेने की कोशिश की थी और भाजपा के लोगों ने उन्हें बचाया था। होना तो यह चाहिए था कि दलित मतदाता समाजवादी पार्टी के बजाय भाजपा की तरफ आकर्षित होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कहीं ना कहीं भाजपा को भी कटघरे में खड़ा करता है। इस विषय पर चर्चा इस एपिसोड में थोड़ी देर में मित्रों मैं आपके साथ जरूर करूंगा। अखिलेश की रणनीति से भाजपा को नुकसान हुआ, यह सच है, लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि इस स्थिति में भाजपा को पहुंचाने के लिए भाजपा ही काफी हद तक जिम्मेदार हैं। अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दलों की रणनीति का सामना करने के लिए भाजपा को अपनी रणनीति बनाने से पहले अपने खुद के घर की साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। अगर अपने घर की सफाई नहीं की गई तो भाजपा चाहे कुछ भी रणनीति बना ले, उसका फायदा उठा पाना मुश्किल है। मित्रों, खुद के घर की साफ सफाई से मेरा क्या मतलब है, ये आप समझ ही रहे होंगे। भाजपा के अपने घर में गंदगी के कई सबूत हमारे सामने हैं। इन दोनों मुजफ्फरनगर के भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और पूर्व भाजपा विधायक संगीत सोम के बीच खुलकर वाद विवाद चल रहा है और वो ये समझने के लिए काफी है कि भाजपा की अपने घर की स्थिति इस चुनाव में क्या रही होगी। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट हारने के बाद प्रत्याशी संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दोनों ही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। संजीव बालियान ने साफ साफ कहा है कि उन्हें हरवाने में संगीत सोम ने ही अहम भूमिका निभाई है। बालियान के मित्र संजीव सहरावत ने संगीत सोम को मानहानि का 10 करोड़ का नोटिस भी भेजा है। आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में हारने के बाद संगीत सोम ने संजीव बालियान के सर पर हार का ठीकरा फोड़ा था। ये दोनों ही भाजपा के असरदार नेता हैं और दोनों ही एक दूसरे की छिछालेदारी कर रहे हैं। भले ही एक दूसरे के कपड़े फाड़कर इनको आत्मसंतुष्टि मिल रही हो, लेकिन सच बात तो यह है कि आपसी विवाद में दोनों ही दिग्गज नेता अपना अपना चुनाव हार चुके हैं। यानी भाजपा ने पहले तो विधानसभा चुनाव हारा और अब लोकसभा चुनाव में भी वो पराजित हो चुकी है। कुल मिलाकर भाजपा के इन दो नेताओं की आपस की कलह का नुकसान पार्टी को ही हुआ है। मित्रों, ये दो बड़े नाम हैं, इसलिए इनकी आपसी कलह का मामला इतना खुलकर सामने आ गया। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में लगभग प्रत्येक सीट पर ऐसे ही कुछ ना कुछ वाकया होते रहे हैं जो कहीं तो ढके रहे और कहीं सामने आ गए। फतेहपुर लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाली भाजपा प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति ने खुलकर कहा कि भाजपा के लोगों ने ही उनकी जीत में रोड़े अटकाए। उन्नाव लोकसभा क्षेत्र से लगभग 36,000 वोट से भाजपा के साक्षी जी महाराज चुनाव तो जीत गए, मगर उन्होंने भी नतीजे आने के बाद साफ साफ कहा कि उनके साथ भाजपा के लोगों ने ही गद्दारी की।
बांदा से चुनाव हारे भाजपा के प्रत्याशी आर के सिंह पटेल ने भी खुलकर कहा कि वो भीतरघात का शिकार हुए हैं। और तो और गाजियाबाद में भी अतुल गर्ग को हराने की कोशिश करने में भाजपा के लोग पीछे नहीं रहे। कई लोग जहां प्रचार के लिए घर से ही नहीं निकले, वहीं कई लोग प्रत्याशी के खिलाफ खेमेबाजी करते भी दिखाई दिए। हाल ही में अखबारों में खबर छपी है कि इस तरह के लगभग 50 लोगों को स्थानीय संगठन ने चिन्हित किया है और उनके नाम प्रदेश संगठन में भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, इनके नाम प्रदेश संगठन में भेजे तो जा रहे हैं, लेकिन यह भी जांच का विषय है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रदेश संगठन की अपनी क्या भूमिका रही है। कई क्षेत्रीय अध्यक्ष अपने क्षेत्र के बजाय दूसरे क्षेत्रों की रैलियों में मंच पर दिखाई दिए। अभी तक इन पदाधिकारियों से यह सफाई नहीं मांगी गई है कि अपना क्षेत्र छोड़कर वे दूसरे क्षेत्र में फोटो खिंचवाने में क्यों व्यस्त रहे। एक और प्रमुख मुद्दा मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। पिछले दिनों संपन्न हुए स्थानीय निकाय के चुनाव में अध्यक्ष और सभासदों, पार्षदों के टिकट पैसे लेकर भी दिए गए हैं। इस तरह की चर्चाएं खूब रहीं। पिछले दिनों इस बारे में एक पोस्ट मैंने फेसबुक पर डाली तो उस पर लोगों के खूब कमेंट्स आए। हालांकि मैंने अपनी पोस्ट में किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा था, लेकिन लोग समझदार हैं, वो सब समझ जाते हैं कि किस पार्टी के बारे में बात हो रही है। मैंने अपनी पोस्ट में लिखा था कि स्थानीय निकाय चुनावों में चेयरमैन, पार्षद तक के टिकट पैसे लेकर दिए गए, फिर कैसे वो पार्टी के लिए घर से निकलते। मेरी इस पोस्ट पर अपने कमेंट्स में देवेंद्र सिसोदिया ने लिखा है कि यह खेल तो उत्तर प्रदेश की हर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में हुआ था, मगर संगठन का शीर्ष नेतृत्व मौन रहा और नंगे वाली कहावत चरितार्थ हुई। निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और धन बलियों का स्वागत किया गया, परिणाम सामने है। हरीश राठौर ने लिखा, यही हुआ था निकाय चुनाव में, उसी का नतीजा है ये। कमल श्रीवास्तव ने दूसरा दर्द इन शब्दों में सामने रखा, कुछ तो एयरलिफ्ट होके आते हैं, वो भी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ते हैं, यानी कार्यकर्ताओं के मन के खिलाफ बाहरी प्रत्याशी थोप दिए जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम अपने अप्रैल 2024 के एपिसोड नंबर 63 की कुछ झलक आपको दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि अब की बार 400 के पार का नारा भाजपा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारे उस एपिसोड का शीर्षक ही यही था, कहीं भाजपा 400 के पार के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार तो नहीं हो रही। जो बात हमने चुनाव से पहले अप्रैल में कही थी, उस बात को चुनाव के बाद अब जून में पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि अब की बार 400 के पार के नारे के कारण जहां भाजपा के लोग ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होकर घरों में बैठे रहे, वहीं विपक्षी गठबंधन की धार को तेज करने में इस नारे ने अहम भूमिका निभाई। देखिए, वक्त की नब्ज को थोड़ा पहले ही भांपते हुए क्या क्या कहा गया था उस एपिसोड में। अब की बार 400 के पार के नारे के कारण कई स्थानों पर भाजपा के लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस में देखा जा रहा है। बीजेपी समर्थक भी ये मानकर चल रहे हैं कि 400 के पार तो हो ही जाएंगे। इस वजह से चुनाव में उनकी वो सक्रियता दिखाई नहीं दे रही जिसकी की वास्तव में जरूरत है। अब की बार 400 के पार को लेकर जो ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति भाजपाइयों और समर्थकों में बनी है, वो किसी भी हद तक भाजपा का नुकसान कर सकती है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के खिलाफ जारी एक बात यह भी है कि राजपूतों की नाराजगी का प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। अगर बात सिर्फ एक जाति या वर्ग के लोगों की नाराजगी की होती तो उन्हें मना लेना भाजपा के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। इस नाराजगी के पीछे जिस कारण का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, वो वास्तव में बहुत ही खतरनाक है। उसका समाधान निकालना भाजपा और आरएसएस दोनों के लिए आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रचार कहें या कहें कि कुप्रचार यह किया जा रहा है कि राजपूत बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बढ़ते कद के कारण केंद्र के एक बड़े नेता अनईजी से रहते हैं। उन्हें लगता है कि योगी आदित्यनाथ का बढ़ता कद नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन रहा है। इस वजह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में राजपूतों को वो महत्व नहीं दिया जा रहा जिसके वो अपने आप को हकदार मानते हैं। केंद्र के उन लीडर को लगता है कि राजपूत बिरादरी के नेताओं से योगी आदित्यनाथ की ताकत और मजबूती और ज्यादा बढ़ जाएगी। मित्रों, इसमें कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, इसको जानने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रचार को बढ़ाकर राजपूतों को अपनी तरफ आकर्षित करने का जितना काम गैर भाजपाई दलों के लोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा इस अफवाह को या कहें कि इस बात को हवा भाजपा के ही लोग दे रहे हैं। जिस तरह की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अब तक कहते रहे हैं कि प्रत्येक बूथ पर 370 वोट अतिरिक्त मिलने चाहिए, ऐसी बात फिलहाल पहले चरण में दिखाई नहीं दी है।
अगर प्रत्येक बूथ पर भाजपा को 370 वोट अतिरिक्त मिलेंगे तब भाजपा अपने बल पर 370 सीट जीत सकती है और एनडीए और भाजपा मिलकर 400 के पार जा सकते हैं। लेकिन प्रत्येक बूथ पर अगर 370 अतिरिक्त वोट नहीं मिलेंगे तो भाजपा 370 तक कैसे पहुंच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। यानी मतदान के आने वाले चरण में भाजपाइयों को मतदान का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास गंभीरता के साथ करना होगा, अन्यथा भाजपा की सीट कम रह सकती है। भाजपा के खिलाफ जारी दूसरी बात यह है कि पुराने और वरिष्ठ भाजपाइयों में निष्क्रियता दिखाई दे रही है। वो सिर्फ शक्ल दिखाने के लिए ही चुनाव में सक्रिय हैं। इनमें से ज्यादातर लोग इस शिकवे से भरे हुए हैं कि नए सिस्टम में उनको वो महत्व नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। कई लोग इस बात को लेकर भी नाराज दिखाई देते हैं कि हजारों की संख्या में केंद्र में और राज्य में सरकारी पद खाली हैं जिन पर उन जैसे लोगों का मनोनयन होना चाहिए था, लेकिन उन पदों को खाली रखा गया है। उन्हें और उन जैसे लोगों को कहीं एडजस्ट नहीं किया गया। तो सब भाजपा के नए सिस्टम में खुद को अनफिट मानकर चल रहे भाजपाइयों की महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह भाजपाई पूरी तरह से गलत है ऐसा भी नहीं है। कुछ हद तक इनकी बात ठीक भी लगती है। दिल्ली और प्रदेशों की राजधानियों में खाली पड़े हजारों पद भरे जाने चाहिए। यह सोचकर उन पदों को खाली रखना ठीक नहीं है कि इन पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति भ्रष्टाचार कर पार्टी और सरकार को बदनाम कर सकते हैं। इस तरह से सबको बेईमान नहीं समझा जाना चाहिए। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखना चाहता हूं। अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बात कही थी कि चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे और योगी आदित्यनाथ को जल्द ही उनके पद से हटा दिया जाएगा। इस बात के उठने के बाद राजपूत समुदाय के लोग जो कि पहले से ही भाजपा से नाराज चल रहे थे, उनका आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने तो ये बात बहुत बाद में कही। सच बात तो यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के असंतुष्ट लोगों ने इस तरह का प्रचार शुरू कर दिया था कि दिल्ली का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को पचा नहीं पा रहा है और मौका मिलते ही योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। सवाल यह नहीं है कि बात कितनी सही है कितनी गलत है, सवाल यह है कि इस तरह की शुरुआत असंतुष्ट भाजपाइयों की तरफ से ही हुई थी। अब यह भी किसी से छुपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को दरकिनार करते हुए केंद्र के नेतृत्व ने अपनी मर्जी से प्रत्याशियों का चयन किया। हालांकि इस संबंध में होने वाली बैठक में योगी आदित्यनाथ मौजूद अवश्य रहे थे, लेकिन उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं की जा सकती और आज के समय में तो किसी से भी उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो नाम केंद्रीय नेतृत्व तय कर रहा है उसका कोई विरोध कर पाएगा। उत्तर प्रदेश में करीब 55 प्रत्याशियों को रिपीट किया गया। 2-2, 3-3 बार चुनाव जीत चुके प्रत्याशियों के खिलाफ जो माहौल था उसे दरकिनार किया गया, नजरअंदाज किया गया। जातीय समीकरण बिल्कुल नहीं साधे गए। केंद्र का नेतृत्व यह मानकर चला कि मोदी के नाम पर सभी प्रत्याशी जीत जाएंगे। कम से कम अब तो भाजपा को मान लेना चाहिए कि चुनाव में जातीय समीकरणों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भाजपा जातीय समीकरणों को नजरअंदाज करके चलती रही, जबकि कांग्रेस सहित पूरा विपक्ष पूरे चुनाव में जाति 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 करता रहा। उसी का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट बैंक माने जाने वाले पिछड़े वर्ग के मतदाता खिसक कर अखिलेश की तरफ पहुंच गए और मायावती से उदासीन दलित मतदाता भी अखिलेश की तरफ आकर्षित हो गया। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। दलित मतदाता अखिलेश की तरफ क्यों गया, इसे लेकर तरह तरह के दावे किए जा सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में दलित लोगों से बातचीत करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि दलित लोग उत्तर प्रदेश में अभी भी दिल से मायावती के साथ जुड़े हुए हैं। वो उनको ही अपना नेता मानते हैं, लेकिन वो मायावती की राजनीतिक उदासीनता का कारण यह मानकर चल रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से उन्हें भाजपा सरकार ने दबाव में ले रखा है और भाजपा सरकार मायावती को खुलकर राजनीति नहीं करने दे रही। इस वजह से दलित मतदाता भाजपा से नाराज है और भाजपा को हराने के लिए उसने अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन का साथ दिया। मेरा मानना है कि भाजपा नेतृत्व को इस मामले में बहुत ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। भाजपा हाईकमान यह सोचकर ना चले कि मायावती राजनीतिक रूप से निष्क्रिय होती है तो दलित मतदाता भाजपा की तरफ आएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों ने बता दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है।
अगर भाजपा दलित मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है तो उसे ईमानदारी के साथ उन्हें लेकर कोई योजना बनानी होगी, उनके लिए, उनके हित के लिए कोई विशेष अभियान चलाना होगा। वो अभियान ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ना हो, बल्कि दिल से दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए हो। इसके लिए अगर भाजपा सरकार को मायावती को विशेष सम्मान देने की भी जरूरत हो तो वो सम्मान दिया जाना चाहिए। अगर भाजपा सरकार राम सेवकों पर गोली चलवाने वाले मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पदक से सम्मानित कर सकती है तो दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए मायावती को दबाव में लेने के बजाय उन्हें सम्मान देना होगा। सम्मान का स्वरूप क्या हो, इस पर गंभीरता के साथ विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते थोड़ी चर्चा इस बात पर भी हो जाए कि भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी कह रहे हैं वो भीतरघात का शिकार हुए, उन्हें संगठन का सहयोग नहीं मिला। वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि क्या प्रत्याशियों ने ईमानदारी के साथ किसी से सहयोग मांगा था? कड़वा सच तो यह है कि ज्यादातर प्रत्याशी इस नशे में चूर दिखाई दिए कि चुनाव वो नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की इमेज लड़ रही है और नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाताओं की मजबूरी है कि वो उन्हें वोट दें। इसका नुकसान बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में भाजपा को हुआ। मित्रों, इस एपिसोड की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि चुनाव के दौरान संघ और भाजपा के बीच के संबंधों में उदासीनता रही है। इसका खुलासा अब चुनाव के बाद मोहन भागवत और इंद्रेश जैसे बड़े पदाधिकारियों के बयानों से हो भी रहा है। मित्रों, यह एक बहुत बड़ा विषय है। इस विषय पर जल्द ही नए एपिसोड में आपसे बात करूंगा। आप इस संबंध में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। मैं आपकी बात को भी उस एपिसोड में लोगों के सामने रखूंगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर लिखिए और हां, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। VVIP न्यूज, नमस्कार।